खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हर की पौड़ी से स्वदेशी और जीएसटी को लेकर बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। सीएम ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया और कहा कि इससे छोटे उद्योगों और कारीगरों को लाभ मिलेगा। इसके बाद माया देवी मंदिर पहुंचकर परंपरागत छड़ी यात्रा की पूजा संपन्न की। श्रद्धालु और साधु संत उपस्थित रहे। छड़ी यात्रा कुमाऊं गढ़वाल के तीर्थों से चार धाम और कैलाश पर्वत तक जाएगी। सीएम ने नकल विरोधी कानून पर विशेष टीमों की जानकारी दी और 25,000 नियुक्तियों में पारदर्शिता का दावा किया। शुभ अवसर पर आज जहाँ यहाँ पर पवित्र छड़ी यात्रा में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। ये पूरी छड़ी यात्रा हमारे कुमाऊं गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है और इस यात्रा के माध्यम से जहाँ हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का स्वरोजगार का साधन बनेगा और मुझे साधु संतगण इसका आयोजन करते हैं। सरकार भी उनके इस आयोजन में सहभागी बनेगी। हम 13 के 13 जनपदों में इस यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को ठीक प्रकार से उस यात्रा की चिंता करें, यात्रा के संचालन का कार्य देखें, क्योंकि ये यात्रा निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की संभावक भी है। पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा इस यात्रा का संचालन किया गया था, बीच में कुछ कारणों से अवरुद्ध हो गई, लेकिन 2019 से अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री संरक्षक पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने इस यात्रा को पुनः प्रारंभ किया है। सरकार भी इसमें पूरी तरह से सहभागी हो। आज जीएसटी का, क्योंकि पिछले 22 तारीख से लगातार जो जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जीएसटी में जो दरों में कमी की गई है और जिस प्रकार का स्लैब जीएसटी में बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर भारतवासी को, हर सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हर की पैड़ी बाजार दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर नारेबाजी की, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एसपी सिटी पंकज गहरौला और उनकी टीम ने भारी पुलिस बल के साथ स्थिति को नियंत्रण में रखा। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हालात को शांत किया ताकि मुख्यमंत्री का दौरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। वहीं यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने मुख्य आरोपी खालिद के सुल्तानपुर स्थित घर पर छापेमारी की और उसके पिता व बहनों के साथ पूछताछ की। टीम ने घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए। पुलिस ने घर के बाहर डेरा डालकर किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी है और अब तक खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित किया गया। राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस वर्मा की निगरानी में एसआईटी का गठन किया गया है, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, अभी उसके घर पे जो सर्च किया गया था, सर्च वारंट के साथ हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो इसके घर पे सर्च किया गया था। तो इसके घर पर अभी इसकी 2 सिस्टर्स मिली थी और वहाँ पर पूरे सर्च के बाद जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उनको हमने अपने कब्जे में लिया है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस प्रकरण में हमें और हेल्प कर सकती हैं या इसमें और तथ्य के रूप में हम आगे ले जा सकते हैं, उनको हमने कब्जे में ले लिया है। वहीं हरिद्वार के सुल्तानपुर में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले की जांच तेजी से जारी है। आज एसआईटी ने मुख्य आरोपी खालिद के घर पर करीब 1 घंटे तक गहन छानबीन की है। सुरक्षा को देखते हुए पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और खालिद के घर के आसपास 200 मीटर का इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया है। जांच टीम ने खालिद के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पूर्व ग्राम प्रधान शादाब ने बताया कि परिवार सहयोग कर रहा है और इस जांच के बड़े खुलासे होंगे। हुआ है तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था और आज पहली बार एसआईटी टीम के जितने भी अधिकारी
वो आज खालिद के घर पे आए थे। तो जांच प्रक्रिया जारी है और इतना ही मेरे सामने। परिवार में जो और लोग हैं जो खालिद के घर में हैं, परिवार में बहनें हैं, वो सब लोग में मौजूद तफ्तीश। वहीं यूके ट्रिपल एससी मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा इस मामले में लीपापोती कर रही है। कांग्रेस ने कई प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अपराधियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा से सीधे तौर पर इस प्रकरण के तार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी और इसके बाद 70 विधानसभा और 13 जनपदों में युवाओं के हित में पदयात्रा आयोजित होगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग नौजवानों को लामबंद करने के लिए पदयात्राएं निकालेंगे, 70 की 70 विधानसभाओं में, 13 के 13 जनपदों। वहीं उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर मामले को लेकर विभिन्न जिलों में युवाओं का प्रदर्शन जारी है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुछ विपक्षी राजनीतिक संगठन इस प्रदर्शन को गलत दिशा में ले जाकर अपनी राजनीतिक का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने यूकेडी स्वाभिमान मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के छात्र संघ कार्यक्रम में पेपर चोर जैसे नारे युवाओं के प्रदर्शन में कांग्रेस की भागीदारी को स्पष्ट करते हैं। चमोली ने युवाओं को सचेत रहने और राजनीतिक संगठनों से प्रभावित न होने की सलाह दी है। उत्तराखंड क्रांति दल, स्वाभिमान मोर्चा, क्योंकि स्वाभिमान मोर्चा भी स्वयं अपने आप को राजनीतिक दल के तौर पर देख रहा है, और कांग्रेस, और कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसके भी एक संकेत मिल रहा है कि वो लोग भी बीच में घुस रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 राजनीतिक दल इस समय, जो कि जिनको थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पहचान है, कांग्रेस के अलावा 2 दल और हैं जो इस आंदोलन में हैं, इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं का ये आंदोलन कहीं राजनीति की भेंट चढ़ने जा रहा है और चढ़ चुका है। क्योंकि अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि हरीश रावत जी डीएवी के जो छात्र हैं, क्योंकि आज छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं, उनके छात्रों को संबोधित करने गए। ये आनंद भवन करके हमारा एक करणपुर में एक वेडिंग पॉइंट है, और उसमें उन्होंने भी नारे लगाए पेपर चोर करके। हरीश रावत जैसा कद्दावर नेता और इतनी हल्की बात वहां बच्चों के बीच में कर रहा है, तो आप कह सकते हैं इसको प्रमाणिक तौर पर कि इसमें कांग्रेस घुस चुकी है इस पूरे मूवमेंट में, और कहीं ना कहीं मूवमेंट का लाभ कांग्रेस लेने का प्रयास कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। आंदोलन की दिशा बिगड़ रही है, ये गलत दिशा में आंदोलन जा रहा है, और इसमें राजनीति अब घुस चुकी है। और मैं ये भी समझता हूँ कि आगे 5, 7, 10 दिन के अंदर ये मूवमेंट अपने आप में दिशा खो चुका होगा, जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है। तथ्यों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। वहीं कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में 3 चरणों वाली यात्रा और हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि राज्य के लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है। पार्टी योजना को बेरोजगारी बढ़ाने वाला और देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान रही है। कांग्रेस की ये यात्रा गढ़वाल, कुमाऊं और तराई क्षेत्र में होगी और हस्ताक्षर अभियान का मसौदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। 4 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सैन्य प्रकोष्ठ के तमाम साथी हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 चरणों में
पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा हस्ताक्षर अभियान की अग्निपथ के खिलाफ ये हमारी शुरू हो रही है। 4 तारीख को देहरादून में शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा उसको हरी झंडी दिखाएंगे। सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित रहेंगे और 3 चरणों में ये जाने वाली यात्रा, पहले चरण में गढ़वाल, दूसरे चरण में कुमाऊं, तीसरे चरण में तराई के इलाकों में जाएगी। सारी जनता से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, पूर्व सैनिकों से, उन लोगों को जागरूक कराने के साथ साथ इस पूरी योजना के खिलाफ हस्ताक्षर इकट्ठा किए जाएंगे, जो बाद में कर्नल नेगी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और बाद में वो महामहिम राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अग्निवीर जो भर्ती होती है अग्निपथ योजना के तहत, जो कि एक विनाशकारी योजना है, युवाओं के लिए एक बहुत ही धोखा है, हमारे सैन्य बल का मनोबल को कम करने के लिए है और देश की सुरक्षा के लिए आघात है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे नेशनल लेवल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधी जी ने इसके बारे में 2022 में जब ये अग्निपथ योजना शुरू हुई थी, उस समय ही इसके बारे में बता दिया था कि ये कैसी विनाशकारी योजना है और जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे। मटकोटा, दिनेशपुर, गदरपुर मार्ग के शिलान्यास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विपक्षी पार्टियों के बीच विवाद गर्मा गया है। विपक्ष ने सड़क की जर्जर स्थिति के कारण हुई लगभग 40 मौतों और मुआवजे की मांग को लेकर सवाल उठाए। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, किशोर हालदार और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये मार्ग नैनीताल उधम सिंह नगर को जोड़ता है और निर्माण में विलंब जानलेवा साबित हुआ है। सांसद अजय भट्ट ने सड़क की खराब स्थिति स्वीकार की और निर्माण से राहत मिलने की बात कही। विपक्ष ने वर्चुअल शिलान्यास की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। 3 दर्जन से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सड़क ने जान ली है। लगातार आंदोलन होता रहा, लगातार आंदोलन होता रहा। आज भी आंदोलन समय समय में हम लोग, वैसे दर्जनों बार तो मैं ही कहीं ना कहीं खड़े थे। हम लोगों ने, हमारे वो याद है कि हम लोग वो जयनगर से पैदल चल के दिनेशपुर तक भी आए, कांग्रेस के लोग। कई तरह से किया गया, सरकार को जगाने का प्रयास किया गया, परंतु सरकार जागे नहीं। भला हो नितिन गडकरी जी का सेंट्रल मिनिस्टर है, सड़क परिवहन मंत्री है, तो उन्होंने पैसे दिए, तब शायद बन रहा है, नहीं तो 50। रोड शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। अब मैं आपको बताऊं क्यों। आज से 15 साल पहले जब ये रोड का निर्माण हुआ था, उस समय कंपनी थी गुड हिल कंपनी। वो कंपनी इस समय ब्लैक लिस्टेड है उत्तराखंड की सूची में, पीडब्ल्यूडी में। उसी कंपनी को फिर से क्यों सड़क दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल माननीय जीरो टॉलरेंस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, इस सड़क में जितने लोग मरे हैं उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? क्या आप लोग सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा लेंगे? सड़क बनने से पहले टोल रेडी हो जाता है, सड़क गाड़ी लेने से पहले आपको टैक्स लिया जाता है, लेकिन जब उसी सड़क से सरकार की गलती से किसी की जान जाती है तो मुआवजा कौन देगा? देखिए, पूरे इलाके को सबसे बड़ी राहत तो यह है कि हमें सड़क मिल गई। जो लोग हमको छोड़ के गए, जिनकी मौत हुई, उनका हम सबको बहुत कष्ट है, दुख है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनको शांति मिले। और एक्सीडेंटल नियमों के आधार पर जो अनुमन्य धनराशि उस समय होती थी, अगर क्लेम किया होगा तो जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। और वैसे भी इसका उद्घाटन भी कई बार हो चुका है, तो नहीं तो फाइनल उद्घाटन है, इसके बाद भी अभी कुछ नहीं, और बार उद्घाटन होने का क्या मतलब है? जब यहाँ पर आपके पूरा डीएम रहेंगे, डीएम के प्रतिनिधि एसडीएम आ गए हैं और आपके इंजीनियर आ गए हैं, आपके ठेकेदार हैं, तो उद्घाटन तो वही होगा नवरात्रि में। और पहले कब उद्घाटन हुआ? मैं तो नहीं समझता कभी पहले उद्घाटन हुआ है। हरिद्वार में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात कर जिले में अवैध मज़ारों को हटाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। साध्वी प्राची ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह लैंड जिहाद पर सख्त कदम उठाए हैं, उसी तरह हरिद्वार में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुमन नगर क्षेत्र की 10 बीघा भूमि बेल और वन विभाग की जमीन पर अवैध मज़ारें बनाई गई है। साध्वी प्राची ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर साधु संत आंदोलन करेंगे और जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
आज मैंने हरिद्वार डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन इसलिए दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अवैध मजारों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध मदरसे हो या अवैध मजारे हो, इन पर जल्दी से जल्दी बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने सुमन नगर हरिद्वार के अंदर एक 12 बीघे जमीन, सरकारी जमीन है और उस पर अवैध मजार है, बड़ी मजार बनी हुई है, वो जल्दी से जल्दी हटनी चाहिए। अवैध मजार नहीं रुकनी चाहिए, वो भी हरिद्वार में। वहीं लालकुआ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र धुमका ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी दरों में संशोधन को मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो वादा किया था उसे दिवाली से पहले पूरा कर दिया। अब आमजन की जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर कर में भी बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि ये कदम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। देखिए, देश के यशस्वी जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद और आम जनता को बधाई भी। एक लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि इसमें पुनः विचार होना चाहिए। अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल, एनडीए ने निर्णय लिया और आज उसका असर सामान्य जनता में दिखाई दे रहा है। कल मैं भी अलग अलग प्रकार की 4 दुकानों पर गया। मैंने दुकानदारों से पूछताछ की। कुछ जगहों पर रेट लिस्ट नहीं आ गई है, जैसे लालकुआ दूध संघ ने अपनी रेट लिस्ट जारी कर दी है जीएसटी के बाद कितना कम हुआ है करके। कुछ चीज़ों की आ रही है और बहुत छोटी दुकानों में तो आमतौर पर जीएसटी मुक्त चीज़ें बिकती हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं होगा। 500 मुक्त हैं, जैसे पशु आहार हम खरीदते हैं। तो कल यहाँ पर दवाई कंपनियों के एजेंट आए थे, उन्होंने बताया कि किन किन दवाइयों में और किन किन रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें कम हो रहा है। रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान 2 गुटों में हुई भिड़ंत और फायरिंग के आरोपी पुलिस ने दबोच लिए हैं। ब्लॉक रोड और किच्छा रोड से गिरफ्तार आरोपियों में रखवीर सिंह, दानिश और गुरप्रीत सिंह शामिल हैं। दानिश के पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। आरोपियों के खिलाफ पहले से हत्या, गैंगस्टर एक्ट और फायरिंग जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और कॉलेज परिसर व सार्वजनिक स्थलों में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा उत्तराखंड राज्य को भय मुक्त और अपराध मुक्त करने के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्रसंघ चुनाव में नामांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुद्रपुर में संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। साथ ही पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप फायरिंग की घटना में शामिल 3 शातिर अभियुक्त दानिश, रखवीर और गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। दानिश के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और बहुत जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आज इन तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपराधियों और अराजक तत्वों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं देहरादून के गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी राजपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में वाइस चेयरमैन इंद्रजीत सिंह ने ये बताया कि कॉलेज आपदा प्रभावित ग्रामीण और पर्वतीय छात्रों को निःशुल्क या सामान्य रजिस्ट्रेशन के साथ दाखिला देता है। कॉलेज में
इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहां सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया वाले छात्रों को आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन मिलेगा। महानिदेशक डॉक्टर पंकज चौधरी ने नव प्रवेशित छात्रों के स्वागत हेतु अभिनंदन 2025 आयोजन की जानकारी दी, जिसमें बॉलीवुड गायिका इशिका शेरगिल और डीजे हैरी के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि छात्रों के प्रति लगातार किए जा रहे अच्छे कार्यों की वजह से छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ जो अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें सेलेक्ट किया है इस बार। तो उनका जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो बहुत उच्च स्तरीय हो, विश्व स्तरीय हो। उसके लिए ज़रूरी है कि उनमें एक उमंग बनी रहे और उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोग्राम कल संस्थान ने रखा है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के बच्चे अपने अपने संस्कृति को दिखाएंगे। गढ़वाली, कुमाऊनी, अपने वेस्टर्न, पंजाबी, राजस्थानी, साउथ इंडियन, उन्होंने अपने अपने परिधानों में अलग अलग तरीके से अपनी प्रस्तुतियां पेश की हैं। जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने नए बच्चों के स्वागत में, साथ ही साथ बॉलीवुड सिंगर, फेमस बॉलीवुड सिंगर इशिका शेरगिल और डीजे हैरी अपना जो रंगारंग लाइव परफॉर्मेंस देंगे। तो बच्चों में बड़ा उत्साह है और 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कल प्रोग्राम यहाँ पर कॉलेज में होगा। लगभग 2000 बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। वहीं रुड़की के मंगलौर बस स्टैंड पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से महीनों से रुक नहीं पा रही है, जिससे यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों की लागत से बने बस स्टैंड में केवल एक पीआरडी जवान की तैनाती है और रोडवेज कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद बसों का संचालन सुचारू नहीं हो पा रहा है। इससे यात्रियों की चोटिल होने की घटनाएं बढ़ गई हैं और बस स्टैंड के शौचालय भी जर्जर हालत में है। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मुद्दे पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। ये उत्तराखंड की बसें जो बाहर से ही जाती है, पर्ची दे देती है बाहर से ही। पहले ये अंदर आती थी तो हालत कुछ सही दिखाई दे रही थी। अब टॉयलेट की बात करो तो टॉयलेट भी बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं, यात्री आने से कतराते हैं। और उत्तराखंड की बस आएगी तो अंदर सवारी भी बैठेगी, ऐसा नहीं बैठेगी। अभी जब उत्तराखंड की बाहर से ही दुर्घटना होने से भी डरते हैं लोग, बात दुर्घटना हो जाए कोई। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की ग्राम पंचायत नराया में नरेगा मनरेगा कार्यों में धांधली की शिकायत के बाद विकास अधिकारी देहरादून और ब्लॉक विकास अधिकारी कालसी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता चंद तोमर ने आरोप लगाया था कि पंचायत स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। अधिकारियों ने मौके पर जाकर कार्यों की नाप खोजकर जांच की प्रारंभिक की और प्रारंभिक जांच में अब तक ये पाया गया है कि कार्य सही पाए गए हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि गहन जांच जारी रहेगी और यदि कोई गड़बड़ी सामने आती है तो कार्रवाई होगी। मामला ये है कि सर लोग आए थे गांव नीचे में से। मनरेगा से कुछ काम हुआ था, उस पे जो 4-5 बिंदुओं पर आरटीआई लगी थी, उस पे वो अधिकारी लोग, जेई लोग देखने आए थे और वो काम उसमें देखा वो अभी उन्होंने देख के गए। अभी जो अधिकारी आए थे उनके साथ जेई आए थे, उन्होंने पूरा फिजिकली उसे देखा, पूरा उसे देख के चले गए। वो 5 काम थे जिसपे अभी उन पे आए थे कि जांच होनी है, तो वो 5 कामों पे जांच हो गई है। फिजिकली उन्होंने पूरा देख लिया है, वो 5 काम दिखा दिए गए हैं गाँव वालों से। बस वही काम था जिसपे आरटीआई लगी थी, वो दिखा दिए गए काम। जिले से डीडीओ साहब आए थे और ब्लॉक से बीडीओ साहब आए थे, ब्लॉक की टीम आई थी, जिसमें अभी 1 साल पूर्व जिस योजनाओं के संबंध में हमने जो शिकायत की थी उसके बारे में आज जांच की गई, जिसमें 2 हमारे मुख्य बिंदु थे। उसमें यह था कि नियम अनुसार अगर एक यूनिट में 4 व्यक्तियों के नाम हैं तो 4 लोगों का काम हो जाना चाहिए, जो कि हमारी शिकायत थी। लेकिन जो वास्तविक स्तर पर पाया गया वहाँ पर केवल एक व्यक्ति का काम साइट पर है, बाकी के किसी भी व्यक्ति के काम साइट पर नहीं है, क्योंकि उनकी भी हमारे पास शिकायत आई थी कि हमारे काम अभी तक नहीं हुए हैं, जिसके अनुरूप हमने विभाग को इसके संबंध में शिकायत की थी। और आज जब हम साइट पर गए तो उसमें एक योजना ऐसी थी जो 2022 में के बाद बनी है और 23 के बीच में बनी है, स्वयं के निधि से बनाई है। और 2024 में क्या होता है कि जो प्रधान थे उन्होंने उसको कार्य योजना में चढ़ाकर उसके मजदूर जारी कर दिए गए और आज जबरदस्ती उस योजना को नपवाया गया। हमने डीडीओ साहब से कहा कि जो योजना 2022-23 में बनी है उसको आज क्यों नपवा रहे हैं आप, जो स्वयं की निधि से बनी है।
जी, आज ये जांच इस गांव के निवासी हैं और पूर्व में हमारे प्रधान भी रहे श्री चंद तोमर जी। उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, तो उन पे 5 बिंदुओं पे जांच की जानी थी। तो आप लोग सभी लोगों के समक्ष गांव के जो उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गांव के जो निवासी हैं, उनके सम्मुख एक-एक काम को फिजिकली जाके देखा गया। प्रथम दृष्टया गांव में काम हुए हैं। लेकिन डिटेल इसका हम जैसे तकनीकी जांच आप लोग देख रहे हैं, तकनीकी जांच में हम साथ-साथ करा रहे थे और एज़ पर रिकॉर्ड अंतिम जो रिकॉर्ड जांच होगी, वो अंतिम रिकॉर्ड हम जांच के उपरांत ही करेंगे। यद्यपि शिकायतकर्ता भी हमारे साथी थे और गाँव के सभी निवासी भी साथ थे। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।